गुड इवनिंग। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन्स यदि कम सिक्रीट होते हैं या फिर ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं। यदि कम सिक्रीट होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपो, मतलब कम है, वो हार्मोन की मात्रा बॉडी के अंदर कम है। और यदि ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपर। हाइपर और हाइपो। जो सबसे पहले बात करें थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रेशन, मतलब यदि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 और T4 यदि इन दोनों का सिक्रेशन कम मात्रा में हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जन्मजात हो सकता है या फिर बड़ों के अंदर भी हो सकता है। यदि जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, तो बच्चों के अंदर जो बीमारी होती है उस बीमारी को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्रेटिनिज्म वाले बच्चे जो है वो मंद बुद्धि होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। मंद बुद्धि या मेंटली रिटार्डेड होते हैं कौन से? हाइपोथायरॉयडिज्म वाले बच्चे। और यदि एडल्ट है और उसके अंदर यदि थायराइड की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये हुआ कि डेफिशिएंसी या हाइपोसिक्रीशन है किसका? T3 और T4 हार्मोन्स का। T3 और T4 हार्मोन का यदि कम सिक्रीशन हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन कहलाता है। अपन बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर यदि कोई ट्यूमर होता है या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, होशिमोटो डिजीज या फिर ग्रेव्स डिजीज, इन सारी कंडीशंस के अंदर जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से एक है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट जो है हमेशा थका थका रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट की वो काफी कम हो जाती है। BMR कम होने के कारण जो है बॉडी में एनर्जी लेवल कम होता है और बॉडी पेशेंट जो है वो थका हुआ महसूस करता है, इसलिए फैटिक रहता है। एनोरेक्सिया मतलब खाना नहीं पच पाता है और पेशेंट को वेट गेन होने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट जो है उनमें वेट गेन होता है, वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और प्रोट्रूजन ऑफ टंग, और टंग जो है वो भी कई बार बाहर की तरफ जो है प्रोट्रूड हो जाती है, क्योंकि इन सब कंडीशन में BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रही है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने से जो है बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लेस हो जाता है BMR कम होने से। और क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? और होता है एडिमा, ठीक है ना। जो एडिमा होता है उसको अपन बोलते हैं मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा, मिक्सेडिमा कोमा कंडीशन बोलते हैं। यदि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन के लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मिक्सेडिमा कोमा। मिक्सेडिमा कोमा वाली कंडीशन कहलाती है यदि थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो देखो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके कारण क्या क्या है, तो होशिमोटो डिजीज है, आयोडीन की कमी होती है, या हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट करते हैं तो भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। देखें कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो है इस तरीके से गले में जो सूजन आ जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, और ये जो मिक्सेडिमा कोमा वाली कंडीशन होती है, तो इस तरीके से मिक्सेडिमा में जो है जो हेयर बाल जो है, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन होती है तो उनमें हेयर जो है वो ड्राई ड्राई सूखे रहते हैं और आईब्रोज जो है साइड वाले वो थिन हो जाते हैं। पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाता है, आंखों के आसपास जो है वो एडिमा रहता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा रहता है। और पफ्फी और डल फेस विद ड्राई स्किन, और स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, फेस जो है वो डल हो जाता है, पफ्फी डल फेस और ड्राई स्किन। तो ये सारे मिक्सेडिमा कोमा के लक्षण होते हैं। ये सारे फाइंडिंग्स जो किसकी है? मिक्सेडिमा की फाइंडिंग्स है। अपन बात करें कि मिक्सेडिमा में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हाइड्रोफिलिक पॉलीसेकेराइड्स इन बॉडी। बॉडी के अंदर हाइड्रोफिलिक पॉलीसेकेराइड्स जो है उनकी मात्रा कम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इससे क्या होता है कि नर्सिंग प्रायोरिटी है कि प्रोवाइड वार्म एनवायरनमेंट, क्योंकि इन पर्सन्स के अंदर जो है इनटॉलरेंस टू कोल्ड, कोल्ड के प्रति जो है वो इनटॉलरेंस हो जाता है इन पर्सन्स के अंदर। इनटॉलरेंस टू कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगती है। क्यों लग रही है? क्योंकि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इन पेशेंट्स की कम हो जाती है। और BMR कम होने के कारण क्या होता है
कि बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम होता है, और एनर्जी लेवल कम होने से जो है वो हीट के प्रति इनटॉलरेंस हो जाता है, और ठंड के प्रति जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और नर्सिंग प्रायोरिटी ये होती है, नर्सिंग प्रायोरिटी ये होती है। कब रह गया, क्यों बाहर बाहर करने गया मैं हाँ, तो इनटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाता है, ठंड के प्रति जो है वो इनटॉलरेंस होता है। और क्या होता है मिक्स्ड एडिमा कोमा में, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, और होता है ड्राई हेयर्स हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, ड्राई स्किन हो जाती है, और फेस का पफीनेस हो जाता है, पफीनेस ऑफ फेस, है ना। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। डायग्नोसिस कैसे किया जाए हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का डायग्नोसिस करते हैं थायराइड प्रोफाइल के द्वारा। थायराइड प्रोफाइल करके हाइपोथायरॉयडिज्म का डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें T3, T4, फ्री T4 और TSH लेवल, ये सारे लेवल चेक किए जाते हैं। T3 का लेवल, T4 का लेवल, फ्री T4 का लेवल और TSH का लेवल चेक किया जाता है। इसमें T3 का लेवल, नॉर्मल लेवल जो है वो 80 से 230 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, 82 to 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। T4 का लेवल जो है 5 से 12 माइक्रोग्राम, और फ्री T4 जो है वो 0.8 से 2.4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। और TSH का लेवल जो है 0.3 से लेकर 5.4 माइक्रो यूनिट पर लीटर होता है। तो इस तरीके से थायराइड प्रोफाइल होता है। ठीक है, हिस्ट्री और डायग्नोसिस, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, T3, T4 और थायराइड स्कैन किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें कि यदि थायराइड का लेवल कम है तो बाहर से जो है वो लेवोथायरोक्सिन दिया जा सकता है, ड्रग दवाई लेवोथायरोक्सिन या लेवोथ्रोइड या सिंथ्रोइड नाम से जो ड्रग आती है वो दी जा सकती है। और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट ये है, प्रोवाइड वार्म एनवायरनमेंट टू पेशेंट, पेशेंट को गर्म एनवायरनमेंट देना, मतलब ठंड के प्रति बहुत ज्यादा जो है इनटॉलरेंस रहता है, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, इनटॉलरेंस टू कोल्ड मतलब ठंड के प्रति जो है बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस रहता है, ठंड सहन नहीं कर पाते ये पेशेंट। प्रोवाइड लो कैलोरी डाइट, और ऐसे पेशेंट को लो कैलोरी डाइट देना है, क्योंकि जो पहले से खाया है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म रुका हुआ है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो ऐसे पेशेंट को लो फैट, लो प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट देनी है, और पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर जो है वो मॉनिटर करते रहना होता है, मॉनिटर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट्स। नेक्स्ट बात करें तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है। नेक्स्ट अपन बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म। यदि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं उनका लेवल यदि बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स का लेवल यदि बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को अपन थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है। कारण क्या हो सकता है T3 और T4 का लेवल बढ़ने का, कि या तो TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, या थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया है, या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया है, या लेवोथायरोक्सिन हार्मोन आपने बाहर से ड्रग दवाई ज्यादा ले ली है, और तो इस तरीके से जो है ये कारण हो सकते हैं। और दूसरा कारण जो है वो है ग्रेव्स डिजीज, एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ग्रेव डिजीज जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और ग्रेव डिजीज में जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ग्रेव डिजीज के अंदर हमेशा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है ना, ग्रेव डिजीज के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन को अपन टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर भी कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि वाइब्रेटिंग साउंड इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर वाइब्रेटिंग साउंड जैसा महसूस होता है ग्रेव्स डिजीज के अंदर। ग्रेव्स डिजीज में देखो, ये अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो हाइपो वाली कंडीशन के अंदर जो है बाल कैसे हो रहे हैं, ड्राई सूखे सूखे बाल रह रहे हैं, ठीक है ना, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो है बिल्कुल रेशमी बाल होंगे, और जो है वो हेयर फॉल होने लगेगा।
हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर वेट गेन होने लगता है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर वेट लॉस होने लगता है। वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जो है ये बढ़ जाता है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जितना ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल उतना ही ज्यादा रहता है, और जितना ज्यादा एनर्जी का लेवल, उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन चाहिएगा, और रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिएगा, और रॉ मटेरियल का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी, थिन बॉडी हो जाएगी, वेट लॉस होने लगेगा बॉडी के अंदर, वजन लॉस हो जाएगा। देखो ये जो है वो एक्सोप्थैलेमस गोइटर है। ग्रेव्स डिजीज कहाँ गया ये? देखो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है उस समय जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आंखें जो है वो प्रोट्रूडिंग आईज हो जाएगी, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो जाएगी, बल्जिंग आईज हो जाएंगे, और गोइटर हो जाएगा। देखो गोइटर जो है वो हाइपो और हाइपर दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो गोइटर होता है। गोइटर का मेन जो है वो मतलब ये है कि स्वेलिंग आ रही है, कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड के टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग आ रही है, उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं गोइटर, गोइटर कह रहे हैं। यदि हाइपो वाली कंडीशन है तो भी स्वेलिंग आ रही है, और हाइपर वाली कंडीशन में भी स्वेलिंग आ रही है। तो एक्सोप्थैलेमस गोइटर जो है उसके अंदर क्या हो जाता है कि एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है, और आंखें जो है वो बड़ी बड़ी बल्जिंग आईज हो जाती है। एक्सोप्थैलेमस गोइटर के अंदर बल्जिंग आईज होती है। तो देखें अपन कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, उस हाइपरथायरॉयडिज्म की अपन बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है तो क्या हो रहा है? फटीग बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट को, ठीक है ना। और क्या हो रहा है? वेट लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि BMR बढ़ी हुई है, हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए इनटॉलरेंस टू हीट, हीट के प्रति सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, और गर्मी ज्यादा लगेगी पेशेंट को। और क्या होगा? टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, स्मूथ स्किन होगी, हेयर फॉल होने लगेगा, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और होगा एक्सोप्थैलेमस गोइटर। एक्सोप्थैलेमस गोइटर, देखो ग्रेव्स डिजीज जब हो जाती है तो क्या होता है? एक्सोप्थैलेमस गोइटर होता है। एक्सोप्थैलेमस गोइटर में क्या होता है कि एक तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है, और आइस का वीनस रिटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आंखों से जो वीनस ब्लड है, जो उनका ड्रेनेज हो रहा है, वो वीनस ड्रेनेज डिस्टर्ब हो जाता है आंखों का, और आंखों का वीनस ड्रेनेज डिस्टर्ब हो जाएगा, और क्या होगा? प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल ड्यू टू फ्लूइड और फैट डिपोजिशन बिहाइंड आईज, आंखों के पीछे फ्लूइड के डिपोजिशन के कारण या फिर फैट के डिपोजिशन के कारण जो है आंखें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देने लगेगी, और उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सोप्थैलेमस। इस कंडीशन को कहा जाता है एक्सोप्थैलेमस। देखें ये जो है आंखें इस तरीके से ऐसे बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है, मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही है, ये कंडीशन कहलाती है एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस, ये एक्सोप्थैलेमस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट मतलब T3 और T4 का लेवल चेक करेंगे, और फ्री T4 लेवल चेक करेंगे, और थायराइड स्कैन किया जाएगा। मैनेजमेंट जो है वो एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, और एंटी थायराइड ड्रग जो है वो होता है PTU, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है वो एक तरह का एंटी थायराइड ड्रग होता है। प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंटी थायराइड ड्रग है। और एक ट्रीटमेंट किया जा सकता है थायराइडेक्टोमी, थायराइड ग्लैंड जो है उसका रिमूवल किया जा सकता है, और थायराइड ग्लैंड को यदि हाइपर जो है थायराइडिज्म हो रहा है, मतलब थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है, और थायराइड ग्लैंड को या तो पार्शियली रिमूव करते हैं, या फिर कंप्लीट जो है वो थायराइड ग्लैंड का रिमूवल किया जा सकता है। तो थायराइड ग्लैंड का या तो पार्शियल रिमूवल कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट रिमूवल किया जा सकता है।
देखें, थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के बाद जो है वो मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ टिटेनी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के बाद जो है वो पेशेंट में कैल्शियम की जो है वो कमी हो सकती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है वो सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, और यदि गलती से ये सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स यदि बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तो सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स तो रिमूव हो ही जाते हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड के साथ जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी पाई जाती है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाई जाती है। तो ये गलती से यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाती है, तो ये क्या करती है, एक पैराथार्मोन जो होता है, पैराथार्मोन ब्लड के कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। लेकिन यदि पैराथार्मोन कम आएगा, पैराथार्मोन नहीं आएगा, तो कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और यदि कैल्शियम लेवल कम हो गया तो बॉडी के अंदर जो है वो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टिटेनी, टिटेनी हो जाएगा। इसलिए मॉनिटर पेशेंट फॉर लेरिंजियल नर्व डैमेज। एक तो टिटेनी के साइंस के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए। गिव सेमी फाउलर पोजीशन विद नेक इज ऑन वन साइड। सर्जरी के बाद में सेमी फाउलर पोजीशन देना होता है, और उसमें गर्दन को जो है एक साइड मोड़ दिया जाता है। और लेरिंजियल नर्व जो डैमेज है, लेरिंजियल नर्व के डैमेज जो है उसको भी देखना चाहिए कि लेरिंजियल नर्व के अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स पता करने चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट प्रोवाइड कूल एनवायरनमेंट टू पेशेंट। पेशेंट को जो है हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन है, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ये है कि पेशेंट को जो है कूल एनवायरनमेंट देना चाहिए, और पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट का जो है मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा, मेटाबॉलिज्म पेशेंट का जो है वो काफी तेज है, और मेटाबॉलिज्म तेज है इसका मतलब पेशेंट को जो है वो ज्यादा डाइट की जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को दी जानी चाहिए। और पेशेंट को जो है वो हाइपोकैल्सीमिया के लिए मॉनिटर द पेशेंट फॉर हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि यदि एक्सीडेंटली पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो गई है तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है। लेरिंजियल नर्व डैमेज जो है उसका, उसके लिए पेशेंट को मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि लेरिंजियल नर्व डैमेज हो गई तो क्या होगा, पेशेंट को डिस्निया होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, इनएबिलिटी टू स्पीक, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, डिस्निया होने लगेगा, सांस में तकलीफ होने लगेगी, और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होने लगेगी, और पर्सन इज अनेबल टू स्पीक। मेन साइन एंड सिम्टम जो आएगा लेरिंजियल नर्व डैमेज का, क्योंकि लेरिंग्स जो है उसको अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स, मतलब यहाँ से जो है वॉइस का प्रोडक्शन होता है, और यदि लेरिंजियल नर्व का डैमेज हो गया तो वॉइस का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा लेरिंजियल नर्व के डैमेज के कारण। तो थायराइडेक्टोमी का मेन कॉम्प्लिकेशन जो है, मेन और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन थायराइड ग्लैंड के रिमूवल का, थायराइडेक्टोमी का जो मेन कॉम्प्लिकेशन वो ये है कि जो है पेशेंट का लेरिंजियल नर्व को डैमेज हो सकता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट जो साइन एंड सिम्टम होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसका यदि हाइपोसिक्रीशन होगा तो क्या होगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड का यदि हाइपोसिक्रीशन होगा तो उस कंडीशन की अपन बात करते हैं। तो देखें कि यदि पैराथायरोन जो है वो क्या करता है कि सीरम के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। यदि कैल्शियम का लेवल कम हो गया, कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी तो जो है कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे विशेष प्रकार के, उनके बारे में अपन हाइपो जो है पैराथायरॉयडिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो बात करें कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो कब सकता है, कब हो सकता है, जब जो है पैराथायरॉयड, हाइपोपैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स का कम सिक्रीशन करती है। और क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पर एक्सीडेंटली गलती से जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो गई है, थायरॉयड ग्लैंड रिमूव करते टाइम थायरॉयड ग्लैंड निकाल रहे थे और गलती से जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है रिमूव हो गई है, एक्सीडेंटली बाहर निकल गई है। तो देखो ये
थायरॉइडेक्टोमी में क्या करते हैं, पूरा थायरॉइड ग्लैंड रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं पैराथायरॉइड पैरा यानी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के। तो एक तो हो सकता है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को कोई डैमेज हुआ है थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करते समय, या फिर एक्सीडेंटली ये रिमूव हो गई है, या फिर थायरॉइड ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो गया है, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे, एक तो हाइपोकैल्सीमिया होगा और दूसरा हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ पर बात करें कि हाइपोकैल्सीमिया होगा तो पेशेंट को जो बीमारी हो जाएगी उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टिटेनी। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टिटेनी बोलते हैं। उस कंडीशन को टिटेनी कहा जाता है। तो जब भी टिटेनी होगा तो क्या होगा, नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फिंगर एंड टो। फिंगर्स और टो का जो है वो नंबनेस एंड टिंगलिंग होगा। फिर और क्या होगा, कार्पोपेडल स्पाज्म होने लगेगा। सॉरी एक सेकंड है। हेलो। अरे सर वो उस समय पूछ रहा था, मैं कहा टीएल कौन है आज, यूं क्या हुआ कि उन्होंने वो डिनर के लिए रिक्वेजिशन नहीं डाला था। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया सर, हो गया। हाँ हाँ ठीक ठीक, थैंक यू सर। हाँ हाँ ओके ओके सर। और कार्पोपेडल स्पाज्म हो सकता है, या फिर ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, लेरिंगो स्पाज्म हो सकता है। मतलब ये जो ब्रोंको स्पाज्म का मतलब है, ब्रोंकाई जो है उसके अंदर जो है स्पाज्म मसल्स का अचानक से कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है यदि अचानक से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ अपन बात करें कि नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड फेस एंड फिंगर्स। फेस, फिंगर और एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या होता है, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा। पॉजिटिव वॉस्टेक साइन, पॉजिटिव वॉस्टेक साइन और पॉजिटिव ट्रोसियस साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इनके बारे में बहुत कुछ पूछा गया है। पॉजिटिव वॉस्टेक साइन का मतलब होता है कि यदि फेशियल नर्व का फेशियल मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फेशियल मसल व्हेन लाइट टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ ईयर। देखो ये जैसे ये फेशियल नर्व को, यदि फेशियल नर्व को यहाँ से अचानक से ऐसे अंगुली से टच करें तो फेशियल मसल का इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं वॉस्टेक साइन। सी एच इसमें साइलेंट रहता है और ऐसे बोलते हैं वॉस्टेक, वॉस्टेक साइन, वॉस्टेक साइन। एक और साइन होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रोसियस साइन। ट्रोसियस साइन, देखो ये ट्रोसियस साइन क्या होता है कि व्हेन वी इन्फ्लेट द बीपी कफ, ब्लड प्रेशर लेने के जो कफ को जब अपन इन्फ्लेट करते हैं आर्म के ऊपर, देन देयर इज स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर्स ऑफ दैट आर्म। ये बीपी कफ जब हम लोग फुलाते हैं तो उस हाथ के जो है फिंगर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रोसियस साइन, ट्रोसियस साइन। तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वोस्टेक साइन और ट्रोसियस साइन। मैनेजमेंट की बात करें तो जो है इनमें वाइटल साइंस जो है मॉनिटर वाइटल साइंस चेक करने पड़ेंगे। पेशेंट को कई बार वेंटिलेटरी सपोर्ट भी देना पड़ सकता है, क्योंकि यदि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है तो वेंटिलेशन जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर देना पड़ता है। कीप रेडी आर्टिकल्स फॉर ट्रेक्योस्टोमी या इंटूबेशन के लिए आर्टिकल्स जो है वो रेडी रखने चाहिए। ये अपने नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो ध्यान रखा जाता है। जो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में। और यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो क्या करते हैं कि कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है पेशेंट को 10 से 20 ml, 10% जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 से 20 मिनट में इन्फ्यूज किया जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीरियम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे और स्टिमुलेशन टेस्ट जैसे कि वोस्टेक साइन, ट्रोसियस साइन वगैरह चेक करेंगे।
प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के? फर्स्ट जो है वो वेंटिलेटर जो है अपने को रेडी रखना है, और दूसरा सेकंड नर्सिंग एक्शन जो है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। डाइजॉक्सिन लेने वाले पेशेंट को कैल्शियम कार्डियक सुपरविजन जो है में देते हैं, कार्डियक मॉनिटर। डाइजॉक्सिन जो पेशेंट ले रहे होते हैं ना, उनको कैल्शियम जो है वो कार्डियक सुपरविजन में दिया जाता है। नेक्स्ट अपन डिजीज कंडीशन की बात करें, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। यदि देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड का यदि सिक्रीशन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को अपन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहेंगे, और इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। और कैल्शियम का लेवल यदि ब्लड में बढ़ेगा तो ये ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आ रहा है, हड्डियों से निकल के आ रहा है, मतलब हड्डियों में क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा, और पेशेंट्स को फ्रैक्चर ज्यादा होने लगेंगे। तो टू मेंटेन नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल आफ्टर पैराथायरॉयडेक्टोमी, ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैराथायरॉयड टिश्यू इज डन अंडर स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने के लिए यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो टिश्यूज हैं उनका ऑटो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के अंदर। मैनेजमेंट जो है यहाँ पर अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है कैल्सीटोनिन दिया जाता है, कैल्सीटोनिन, यहाँ पर कैल्सीमर या कैल्सीटोनिन देते हैं, और ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। और एक और ड्रग देते हैं बिसफॉस्फेट या फोसामैक्स देते हैं, ये हमेशा ही एम्प्टी स्टोमक देनी चाहिए, तथा दवाई लेने के बाद न तो बैठना है और न लेटना है, एक जगह बैठना भी नहीं है और सोना भी नहीं है, दवाई लेने के बाद जो है लगातार चलते रहना चाहिए। फोसामैक्स दवाई लेने के बाद, बिसफॉस्फेट दवाई लेने के बाद जो है वो खाली पेट लेनी चाहिए, और देने के बाद जो है बैठना नहीं चाहिए और न लेटना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या किया जाता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का रिमूव कर दिया जाता है। यदि सीरम कैल्शियम लेवल 12 से ज़्यादा होने लगता है तो जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद में जो है पेशेंट को टिटेनी के लिए मॉनिटर किया जाना चाहिए। और पैराथायरॉयड ग्लैंड को यदि रिमूव कर देते हैं तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है होल लाइफ, कैल्शियम देना पड़ेगा और विटामिन डी जो है वो होल लाइफ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में हम लोगों ने ये सब कुछ देखा है। और उसके बाद जो है अपन पेनक्रियाज के डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस जो है उसके अध्ययन करेंगे। तो अभी जो है हम